Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसा कि हम जानते हैं, मैं यहाँ पे हूँ आपकी जर्नी को हेल्प करने के लिए, जो कि है केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी पिछली क्लास में यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो इसी पे होने वाली है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो मैं ले लेता हूं एक जनरल रिएक्शन। ओके, तो इसमें ये है कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन और ये है Br। इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते होंगे कि सर आपने SN1 में तो यहाँ पे बड़ा वाला ग्रुप लिया था, अब छोटा क्यों ले रहे हो। सब कुछ बताएंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए। और ये OH माइनस जो सब जानते हैं, ओ ये H ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन हो कितने गए 7, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसे हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और ये आया कहां से, ये आया कहां से जी, ये आया KOH से। कहां से, KOH। ठीक है, अब इसमें सॉल्वेंट ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसा हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में ये सॉल्वेंट ना दिया हो, तो भी आप याद रखिए ये सॉल्वेंट लेते हैं। वो कौन सा सॉल्वेंट है, क्या उसका नेचर है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, ये OH का O यहाँ पे अटैक करता है और इसे बाहर निकाल देता है। अब आप सब जानते हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। कैसे पता चला कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, बताइए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कार्बन जो है इस पे डेल्टा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन खींच रहा है। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव और ब्रोमीन के ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव, और ये क्रिएट हो गया न्यूक्लियोफिलिक साइट। न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए ये साइट है। इसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे आके अटैक कर देगा और Br को निकाल देगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा CH3OH प्लस Br माइनस। अब ये Br माइनस किससे कंबाइन हो जाएगा, K से, जो किसके साथ था, OH माइनस के साथ, और इसका नाम क्या हो गया, जी हाँ, मेथेनॉल। ओके, अब इस पूरे रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि OH माइनस ने Br को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो चलिए मैं इसे 3 कॉलम बना लेता हूं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अब आएंगे मैकेनिज्म। सबसे पहला, ओके, इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस। इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस। अब वन स्टेप प्रोसेस क्यों हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। अब ये C और Br के बीच का बॉन्ड था, बराबर। ये जो सॉल्वेंट है हमारा, ये पोलर है। सॉल्वेंट क्या है, पोलर। ये भी पोलर, पोलर पोलर। दूसरी चीज, इसका इसका पोलैरिटी इतना ज्यादा नहीं है कि वो इस कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ पाए, कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ पाए। और अगर आप ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ भी देते हैं, वो तो बात की बात है, वो तोड़ नहीं पाता। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH और ये H और यहाँ पे पॉजिटिव। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया एक कार्बो कटायन। क्या बना, ये एक कार्बो कटायन। ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिंगल कार्बन वाला, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटायन, इज हाईली अनस्टेबल, इज हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये तो बनने वाला नहीं है। तो फिर ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, ध्यान से सुनिएगा। OH माइनस आया होगा, OH माइनस ने इस पे अटैक किया होगा, OH माइनस ने इस पे अटैक किया होगा। अब अटैक कैसे किया होगा, तो उसे समझने के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया मेरा कार्बन। ठीक है, अब कार्बन से ये बना लिया मैंने
हाइड्रोजन, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये दूसरा हाइड्रोजन, ओके। और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया Br। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड और ये जो आप ऐसे डार्क बॉन्ड देख रहे हो, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन के पेपर में, ठीक है। और ये जो डॉटेड बॉन्ड है इसको बोलते हैं डैश वेज। वो क्या बोलते हैं, डैश वेज। और इसे क्या कहते हैं, सॉलिड वेज, ओके। तो एक हो गया डैश वेज और दूसरा हो गया सॉलिड वेज। मतलब ये जो बॉन्ड है ये आगे की तरफ है और ये जो बॉन्ड है ये पीछे की तरफ है। और ये हाइड्रोजन और Br प्लेन के पेपर में है, और ये हाइड्रोजन आगे और एक हाइड्रोजन पीछे। अगर आप देखना चाहें तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ओके। तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, इसमें देखिए ये, ओके। ऐसे ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये मान लीजिए पेपर के प्लेन में ये ब्लू और ब्लैक, तो ये ब्लैक वाला आपके साइड है, ये वाला आपके साइड है, और ये जो देख रहे हो आप रेड, ठीक है, ये पीछे की तरफ है। मतलब ये प्लेन के कागज के प्लेन के ऊपर, ये कागज के प्लेन के आगे और ये कागज के प्लेन के पीछे, ठीक है। उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो जरा देखते हैं इसे। अब यहाँ पे OH माइनस आयन आता है और वो इस पे अटैक करेगा, और सॉल्वेंट क्या है, जी Ac2, ओके। अब देखिए होगा, अब ये OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को ये ब्रोमीन खींच रहा है, जिसकी वजह से इस पे है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे है डेल्टा पॉजिटिव। क्यों, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन ने खींच के रखा है, इसलिए ब्रोमीन पे क्या आया, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना भी ज्यादा नहीं है कि कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन को वो लेके चला जाए। तो अब ये OH क्या करेगा, ये OH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, प्योर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो वो सामने से तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सामने से, इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। सारा जग जानता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है, या फिर यहाँ से आ सकता है। अब जरा देखिए, अगर ये इस डायरेक्शन से आएगा तो हमें पता है कि H और Br के बीच का एंगल कितना है। सर इसमें तो 90 दिख रहा है, बिल्कुल गलत। जो H और Br के बीच का एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये इसके बीच से आ रहा है, मतलब कितने एंगल पे आएगा, जी हाँ, ये आएगा 54.5 डिग्री पे। और अगर ये 54.5 डिग्री पे आएगा तो ये इसको रिपल्शन देगा। यहाँ से भी 54.5 डिग्री, फिर भी रिपल्शन। बट जरा सोचिए, अगर ये बैक साइड से आया, अगर ये बैक साइड से आया तो यहाँ पे अब एंगल कितना होगा, ऑलमोस्ट इसके ऑपोजिट, ऑलमोस्ट इसके ऑपोजिट। तो इसके हिसाब से इसका एंगल क्या होगा, जी हाँ 180 डिग्री। और यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम। और यहीं पे आके वो अटैक करता है। तो आपने पहले स्टेप में क्या देखा, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। इसके अंदर क्या देखा, OH माइनस अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, ओके। अब ये बैक साइड से अटैक करने के बाद होगा क्या, तो देखिए जरा ध्यान से, कुछ ऐसा होता है। ये कार्बन यहाँ पे, ये जैसे का तैसा, ये इधर, ये ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, इधर हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ से ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये Br और ये OH माइनस, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। कैसे, जरा ध्यान से सोचिए। OH माइनस आया, ये कार्बन को अटैक किया, और कार्बन को अटैक किया तो अब ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ आया। तो ब्रोमीन पे जो पहले से ही क्या था, पार्शियल नेगेटिव, लेकिन पहले के कंपेयर में अब ब्रोमीन पे और पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि OH माइनस ने भी इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट किया था। अब ये जो बन गया, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आपको ये पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब आगे इसमें से Br माइनस निकल गया, क्या हुआ होगा, Br माइनस निकल गया होगा, हुआ क्या, निकल गया। और फाइनली आपको क्या मिल गया, इसमें ये मिल गया C, यहाँ पे आ गया H, ये हो गया OH, और यहाँ पे ये चला गया H, और ये
कहाँ ये अल्काइल हैलाइड था और कहाँ ये अल्कोहल बन। तो जरा हम मैकेनिज्म में पहले स्टेप को देखते हैं। पहले स्टेप तो OH माइनस अटैक्स फ्रॉम बैक साइड क्यों अटैक किया, रिपल्शन होता है। और बैक साइड में अटैक कर रहा है तो कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड में अटैक कर रहा है क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, तो सर पीछे कहाँ से अटैक करेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, एंट्रेंस में पूछा जाता है जी मीन्स और ये सब में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये OH माइनस है ना, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक करता है। मतलब अपने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ABMO में आता है, ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है। अब सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जैसे उसमें आता है ये वाला बॉन्ड वीक होने लगता है, फिर धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाता है और OH माइनस का बॉन्ड बन जाता है। एक स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप। सर यहाँ पे तो ये 2 स्टेप दिख रहे हैं, ये जस्ट दिखाया है, ये आपको पॉसिबिलिटी बताया कि ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा। इज दैट क्लियर? जी हाँ। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा हम आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट इसका कि रिएक्शन टेक्स प्लेस via formation of ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजिनरी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजिनरी स्टेट। इमेजिनरी स्टेट का मतलब है यहाँ पे कि इस स्टेट में बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना दोनों साइमल्टेनियसली होता है। दोनों क्या होता है? साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। ऊपर से अगर मैं बताऊं तो ये एक पेंटावैलेंट स्टेट है, पेंटावैलेंट स्टेट। अब आपको यहाँ पे डाउट आएगा कि सर ये कार्बन पेंटावैलेंट कैसे हो सकता है? पेंटावैलेंट होने के लिए तो उसमें कम से कम 5 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। और चलो हम अगर इसको 5 बॉन्ड मान भी लेते हैं तो कार्बन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो आप ऐसा मानिए प्यारे बच्चों, ये पेंटावैलेंट दिखता है बट एक्चुअल में ये पेंटावैलेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। आया आपको समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 होता है। क्या होता है? sp2, नंबर ऑफ प्योर सिग्मा बॉन्ड। देखिए 1 2 और ये 2, ये बॉन्ड नहीं है, ये इमेजिनरी है, बन रहे हैं और टूट रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेज होती है जिसपे बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साइमल्टेनियसली होता है। मतलब O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि H बॉन्ड बना है। तो H और O में बॉन्ड बनता है और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता है। O और C के बीच का बॉन्ड टूटता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये क्या क्या देखा आपने? एक इमेजिनरी स्टेट है, पेंटावैलेंट स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और फिर एक पॉइंट और क्या है? नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड इन PS। अभी कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि सर SN1 जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के थ्रू होके जाता है और इसमें TS होता है। तो सर कार्बोकेटाइन में इंटरमीडिएट, इसमें TS, सर TS और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, आप सोल्यूशन को ठंडा कर दीजिए और उसमें आप फोर्सिक लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग टेक्निक है उसके लिए, आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, इमेजिनरी स्टेट है, पेंटावैलेंट है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन TS। और भी बहुत सारे हैं इसमें, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, वो सब छोड़िए। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन का रेट क्या होता है। ये रिएक्शन का रेट क्या होगा? ओके, तो हम सब जानते हैं रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर। तो इस रिएक्शन में आप देख लो एक ही स्टेप ही है।
हालांकि ये ऐसे इमेजिनरी बना दिया है, बट एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है। मतलब क्या, ये जो स्टेप आप देख रहे हो यही इसका आरडीएस है और यही इसका एलिमेंटरी स्टेप है। एक स्टेप में रिएक्शन होती है तो वही एलिमेंटरी है, वही आरडीएस है। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंट में मैं CH3Br और OH दोनों को लिख सकता हूँ। और रेट लॉ को फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे R K इंटू, यहाँ पे आ जाएगा सबस्ट्रेट और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सर आपने ऐसे क्यों लिखा, ये सबस्ट्रेट मतलब क्या, ये रिएक्टेंट जो फिलहाल के लिए मिथाइल ब्रोमाइड है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो कल को कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन का रेट। अब ये मैंने कैसे लिखा, देखो ये एलिमेंटरी स्टेप है प्लस रेट डिटरमाइनिंग है, तो इसको उठा के मैंने वहां पे रख दिया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में लगा दिया ये। और ये सब मैंने कब किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन में मैंने सपोज ये जो है ए है, ए मेरा सबस्ट्रेट, ए मेरा सबस्ट्रेट है और ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और साथ ही में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, रेट। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, रेट। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखा, इसका भी 1 मोलर, तो रेट R1 है। रेट क्या आया, R1। अब इसके कॉन्सेंट्रेशन को 2 मोलर कर दिया, इसका 1 मोलर रखा, तो रेट क्या हो गया, 2R1। मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो इसका जो रेट है वो भी डबल हो गया। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सर आपने यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट क्यों रखा। तो जब मैं एक को कांस्टेंट रखूंगा तभी पता चलेगा ना कि चेंज किसके वजह से हो रहा है। अगर मैं दोनों को चेंज करूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि रेट किसके वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक को कांस्टेंट रखना है और दूसरे को चेंज करना है। अब आगे देखिए, अब मैंने क्या किया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को 3 मोलर किया, ये अब भी 1 मोलर है, तो रेट कितना हो गया, 3 टाइम R1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट वाले के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 मोलर, और ये कितना हो गया, 2 मोलर। इसको डबल कर दिया, इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब ये कितना हो गया, 2R। मतलब न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल करने पे रेट डबल हो जाता है। आया समझ में। चलिए एक और ले लेते हैं, तो इसको 1 मोलर लिया, तो ये अब 3 मोलर ले लिया, तो रेट वापस कितना हो गया, 3R। शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो कितने टाइम हो गया, 3R1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और बी के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिया, ठीक है, तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, ओके, रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है। तो अगर आप इसे जोड़ दो तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, ओके। और इसका जो एलिमेंटरी स्टेप है, इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2, एक ये और एक ये। तो ये हो गया बाय इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये पॉइंट जरा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटाने वाला हूं और आगे डिस्कस करने वाला हूं। फटाफट नोट कीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूं। ओके, हर एक पॉइंट को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों। ठीक, तो चलिए इससे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या देखा आपने, R=K इंटू कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट, और फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो जरा हम सबस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे रेट को अफेक्ट करें। अब जब आप सबस्ट्रेट को देखते हो तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या है, अल्काइल हलाइड। ओके, इस अल्काइल हलाइड में 2 पार्ट, ओके, कौन कौन से, एक है अल्काइल पार्ट और दूसरा है हैलाइड पार्ट। तो पहले हम
अल्काइल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और फिर हलाइड के रिस्पेक्ट में कि अल्काइल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो क्या रेट पे इफेक्ट होगा, या फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि हेलाइड को हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब हेलाइड को फिक्स रखेंगे और अल्काइल को चेंज करके रेट पे इफेक्ट देखेंगे। फिर दूसरी बार हम हेलाइड को चेंज करेंगे, अल्काइल को सेम रखेंगे, ऑब्वियसली जैसा हमने SN1 में किया था। तो चलिए देखते हैं C और यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ये ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे ये H और ये ब्रोमीन और यहाँ पे ये ब्रोमीन। जी हाँ, कार्बन की जो वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये 3 हो गए, ये 1 2 3, इस पे 2, ये 1। अब चाहे तो ये भी ले सकते हैं CBr, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचिए कि जो OH माइनस है ये किस पे इजीली अटैक कर पाएगा, ये किसके ऊपर इजीली अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बनने वाला नहीं है। कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनने वाला है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, स्टेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने जो रिएक्टेड लिया था उसमें आपको केस बताया था। और दूसरा सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट है, हम सॉल्वेंट में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कार्बोकेटाइन बनता नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सोचिए OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए किस कार्बन के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव, नो डाउट सारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये Br सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और कौन से कार्बन को, जी हाँ, इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आने वाला है। तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर एकदम छोटू सा डेल्टा पॉजिटिव। अरे सर, ऐसा क्यों किया आपने, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाया और यहाँ पे एकदम कम क्यों बनाया। तो जरा ध्यान से सोचिए, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है ना, इसका भी प्लस आई है, प्लस आई। क्या दिखा रहा है ये, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे तो कितने, 3 प्लस आई लगते हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो ये प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। नो डाउट अगर ये कार्बन नहीं होते तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आया है उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता, यहाँ पे ही आता, ठीक है। लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो गया। तो OH माइनस किधर अटैक करना चाहेगा, जी हाँ, जहां पे ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये कैसे आ जाएगा, जी हाँ ऐसे। अब इसे मैं एक दूसरे तरह से भी बता सकता हूँ। तो जो तरीका मैंने यूज किया वो था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आया था जिसपे प्लस आई इफेक्ट एकदम कम था, और यही कार्बन TS में सेंट्रल होता है। और इसी को कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस TS। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस TS कैसे सॉरी, जरा सोचिए, TS में क्या था, नेगेटिव चार्ज। अगर आपको याद हो TS के ऊपर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, ये हमारे कार्बन, ये इधर, ये ऐसे ये सब बन रहे थे, टूट रहे थे। यहाँ पे ऐसे सॉलिड वेज था, यहाँ पे डैश था, हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और ये Br। और आपको याद है इस पे डेल्टा नेगेटिव, ओवरऑल क्या था, इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, पार्शियल नेगेटिव, पूरा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है उसको जो स्टेबलाइज करेगा, मतलब उसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना मतलब क्या, उसको कम करना मतलब किसकी तरफ लेके जाना, न्यूट्रल की तरफ। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो TS को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, TS को क्या करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द TS, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मोर स्टेबल द TS, फास्टर will be rate of reaction। और कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसी बात को बताता है, क्योंकि जिस कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव होगा,
मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, जिस कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा वो टीएस को स्टेबलाइज करेगा, वो टीएस को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक दूसरा फैक्टर भी होता है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर मतलब बल्कि ग्रुप। ओके, कुछ लोग को ऐसा लग सकता है सर स्टेरिक मतलब क्या, मतलब बल्कि ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। अब दोनों फैक्टर से डिसाइड कर सकते हैं। अब जरा देखिए OH माइनस को अगर अटैक करना है तो वो किस में इजीली अप्रोच कर पाएगा, कार्बन जिसको हाइड्रोजन अटैच, कार्बन जिसको हेलोजन अटैच है, तो किसमें सबसे ज्यादा अप्रोच इजी है, जी हाँ इसमें अप्रोच इजी है। तो आप क्या, एक चीज आप इससे क्या सीखे कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट। अगर अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने तो जिसमें स्टेरिक ज्यादा है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी कम है। देखिए तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के एनालॉगी है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज्यादा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कम। तो जब भी आपको SN2 का रेट डिसाइड करना होगा, क्या SN2 का रेट ऐसा कंपेयर करना होगा, तो आप 99% इससे कीजिएगा। आप डायरेक्टली उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चेक कीजिएगा जिसको हेलोजन अटैच है या फिर जिसको लिविंग ग्रुप अटैच है, इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। एग्जैक्टली, लिविंग ग्रुप जिसको अटैच है उस कार्बन को देख लीजिएगा, जिस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है और वो जितना ज्यादा है, जी हाँ आपको कार्बोकेटाइन नहीं बताना है, आपको सिंपल इस कार्बन को चेक करना है जिसको हेलोजन अटैच है, जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा रेट होगा या फिर उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। आया बात समझ में, जी हाँ सर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कैसे चेक करेंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सीखा है ना, प्लस आई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सब कुछ ठीक है। और कभी कभी आप जो है स्टेरिक फैक्टर से भी बता सकते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो ये आपको दो से, ये 99% में और सिर्फ ये 1% में ये आपको राइट आंसर देगा। ओके चलिए इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे है CH3 CH2 R, ओके Br ले लीजिए, फिर ये है CH3 CH2 CH2 Br, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अब थर्ड लेते हैं। थर्ड जो है वो है H3C C डबल बॉन्ड O CH2 Br, और फोर्थ जो है वो कुछ इस तरह से H3C C CH3 H Br। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो SN2 के लिए ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा हमें देखना होगा कि 1 डिग्री कौन कौन है। तो देखिए 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और फिर ये भी 1 डिग्री है और ये कौन सा है, ये कौन सा है 2 डिग्री। तो इसका रेट सबसे कम, तो फोर्थ सबसे कम। अब हमको इन तीनों में डिसाइड करना है 1 2 3। अगर आप स्टेरिक से डिसाइड करते हैं तो स्टेरिक देखिए ऑलमोस्ट इनका कांस्टेंट सॉरी, अगर आप स्टेरिक देखने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस तो सबसे कम फर्स्ट वाले में, तो उसका रेट सबसे फास्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला आप करोगे। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो उसका रेट सबसे फास्ट, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा। आप ये ऑर्डर लिख देंगे, ये ऑर्डर लिख देंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन उसके साथ एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो ऐसा लगता है लोगों को कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बट मैंने आपको क्या बोला कि आपको रेट डिसाइड करना है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से। ऐसा सोचिए किस कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है, ये जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन को हेलोजन अटैच है उसको क्या देगा, प्लस आई, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे। ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये और ज्यादा, इसका प्लस आई और ज्यादा होगा इसीलिए बड़ा प्लस आई दिखाया मैंने। तो मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा कम। लेकिन यहीं पे अगर आप CO का देखें, CO ग्रुप, ये COCH3, तो इसका माइनस आई लगेगा, इसका क्या लगेगा, माइनस आई, और माइनस आई लगने की वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आएगा, तो इसका रेट ऐसा हो जाएगा, थर्ड सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकेंड और फिर लास्ट में फोर्थ।
सर सेकेंड को आपने थर्ड क्यों लिखा? क्योंकि इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव होगा इस कार्बन के कंपेयर। क्यों बताओ? क्योंकि इसका प्लस है ज्यादा है, इसका प्लस है ज्यादा है, इसका प्लस है कम है, ये मिथाइल का। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको देखना है कि किस कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। 99% टाइम आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद वाले में। ठीक है, इसके आगे जल्दी 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 जल्दी। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं, जो कि है लिविंग ग्रुप। यहाँ पे आपने देख रहा, ये हेलाइड लिखा था मैंने, हेलाइड, तो हेलाइड भी तो एक एस्पेक्ट है, दैट इज हेलोजन, या फिर आप इसे कह सकते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, अब लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन उतना अच्छा होगा। और ये आप SN1 की मेरी वीडियो से देख सकते हैं, SN1 की वीडियो से। ठीक है, दोनों में सेम आता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। ठीक है, क्योंकि OH माइनस जल्दी अटैक करेगा और ये जल्दी निकल जाएगा। अब एक दूसरे चीज के ऊपर आते हैं, जो कि क्या है? न्यूक्लियोफाइल। देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो, न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ तो सर वो कैसे डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो अटैक करेगा और यहाँ से इसको फट से निकाल देगा। सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है? तो जी मैंने अपने SN1 की वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है सब कुछ। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। लेकिन 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 कैसे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इसके ऊपर बनाएंगे हम स्पेशल वीडियो, जब आप उस पर डिमांड करोगे कि हाँ सर उस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये सारा आपको इसने नोट कर लिया होगा सब कुछ। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारा हमारा रेट से रिलेटेड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। ओके, तो जनरली SN2 रिएक्शन में आपने देखा होगा, हमने हमने एक अल्काइल हैलाइड पे, एक अल्काइल हैलाइड पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। ओके, अल्काइल हैलाइड पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके प्रोडक्ट बनाया था। ठीक है, अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके प्रोडक्ट बनाया था। तो ये अल्काइल हैलाइड क्या होता है? पोलर। पोलर मतलब क्या? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हेलोजन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो सॉल्वेंट है, जी आप लिख सकते हैं हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये चौथा पॉइंट होगा। कैसे चौथा पॉइंट? पहला जो आपने पढ़ा वो क्या? सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा क्या देखा? ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। तीसरा क्या देखा? रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा क्या देख रहे हो? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नो डाउट वो पोलर होना चाहिए, क्योंकि पोलर होगा तभी तो इसमें डिजॉल्व होगा, ये इसमें डिजॉल्व होगा और तभी तो रिएक्शन होगा। अब देखिए दूसरी चीज, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपने कौन सा लिया था? OH माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे जनरली सॉल्वेंट हो सकता है अप्रोटिक या फिर प्रोटिक। मैंने आपको बताया था प्रोटिक क्या होता है। प्रोटिक मतलब जिसमें H अटैच होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। राइट, मतलब ये H क्या होता है? एसिडिक। और इसमें एसिडिक H नहीं होता, इसमें एसिडिक H नहीं होता। मान लीजिए आपने अगर ये सॉल्वेंट यूज कर लिया, तो ये सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, और ये कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन हाँ, उसमें ये मैटर करता है कि कार्बोकेटायन बन रहा है, या मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल है या नहीं। लेकिन लेकिन अगर आपने ये सॉल्वेंट इसके लिए यूज कर लिया, तो देखिए जरा एक एग्जांपल ले लीजिए, HOH। अब इस H को क्या है? H का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच रखा है, तो H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसका भी खींच रखा है, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, मतलब इसके पास पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव भी है। तो ये क्या करेगा? इट विल सराउंड दिस OH माइनस,
ये जो H2 है इस ये OH माइनस आयन को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। और जब ये सराउंड कर लेगा इसको, तो क्या आपको लगता है कि OH माइनस हमारा जाके यहाँ पे अटैक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अटैक कर दिया तो नो डाउट SN2 तो होने वाला नहीं, SN2 बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखिए, तो इसे तो हमें अवॉइड करना है। सर लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया और अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो अब उसमें केस बनता है। उसमें अलग अलग केस होते हैं। क्या रिएक्शन SN1 से होगा या फिर रिएक्शन E1 से होगा? E1 भी आप पढ़ने वाले हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो बात की बात है। लेकिन याद रखना, अगर आपको SN2 रिएक्शन कराना है तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यूज करोगे। मैंने आपको रीजन बता दिया। तो हम क्या यूज करते हैं? अप्रोटिक, मतलब जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। उसके एग्जांपल देखो, एसीटोन। एसीटोन एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए ये डेल्टा नेगेटिव है, नो डाउट ये डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन इस डेल्टा पॉजिटिव को ये सबने घेर रखा है। घेर रखा है मतलब जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका जो पॉजिटिव एंड है, वो बल्की ग्रुप से घिरा हुआ है, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस OH को सराउंड नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू सराउंड दिस OH माइनस। ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ओके। ये देखिए H3C C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C की जगह पे क्या लगा दोगे? S। तो ये देखिए एसीटोन का ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? S। एक होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्माइड का स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो ये क्या हो गया? फॉर्म अवाइड, लेकिन यहाँ पे क्या है? डाई मिथाइल, तो इसे आप CH3 कर दीजिए। तो देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है, ऑक्सीजन को नहीं, तो ये हाइड्रोजन प्रोटिक नहीं है, एसिडिक नहीं है। और दूसरी चीज, इस पॉजिटिव टर्मिनल को ये बल्की ग्रुप ने घेर के रखा है। आया आपको समझ में? जी हाँ, इसीलिए हम यूज करते हैं पोलर अप्रोटिक। अब इस रिएक्शन में भी, ये जो SN2 रिएक्शन है, इसमें भी बहुत मैटर करता है कि आपका जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर इसका डाइपोल मोमेंट म्यू, अगर इसके म्यू को आप बढ़ाओ या फिर कम करो, मतलब अगर ज्यादा पोलर लो और कम पोलर लो, तो भी SN2 का रेट के ऊपर इम्पैक्ट गिरता है। मतलब वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जी हाँ, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन वो जो सॉल्वेंट के ऊपर क्वेश्चन होता है कि उसकी पोलैरिटी बढ़ाने पे क्या होगा, पोलैरिटी कम होने पे क्या होगा, वो सारी चीजें हमारे जो सिलेबस है, मतलब अपना 11th-12th IIT JEE नीट और JEE मेन से थोड़ा ऊपर आता है, एडवांस और एम्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा अगर आप डिमांड करो तो, कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करने पे SN2 पे क्या रेट होता है। ठीक है। तो ये था सॉल्वेंट से रिलेटेड, इसे भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। और फिर मैं आपको लास्ट पार्ट इसका बताता हूँ, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, किसकी? SN2 रिएक्शन की। फटाफट नोट कीजिए। हाँ, नोट करने का मतलब है आप पॉज कर लीजिए और फिर लिखते रहिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो सॉल्वेंट यूज होता है पोलर अप्रोच। अब जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं एक कायरल कार्बन लेता हूँ, क्योंकि अगर कार्बन कायरल नहीं होगा तो फिर आप स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। मतलब बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले फंडे से आप अवगत रहोगे। देखिए यहाँ पे ये C हो गया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप सबको पता होगा। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे H ले लिया मैंने, ये CH3 और ये C2H5, और यहाँ पे Br, और इसको किससे अटैक करा दिया? जी OH माइनस। जी हाँ, स्टार्टिंग का जैसा सब कुछ हुआ था, सब स्टार्टिंग का। तो इसमें जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पे OH आया, ये CH3 और ये C2H5 और यहाँ पे H। आप देख रहे हैं, दोनों को जरा ध्यान से देखिए।
दोनों को जरा ध्यान से देखिए, इसको और इसको। OH माइनस Br माइनस के ऑपोजिट साइड आया, मतलब यहाँ ऑपोजिट साइड से आया, और जो H लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, मतलब जो लिविंग ग्रुप है उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है। मतलब ये H इधर शिफ्ट हो गया, और ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन, जी हाँ। SN1 की वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपने क्या सीखा? इन SN2 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस। जी हाँ, हमारे स्टेट बोर्ड में RNS कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वरना मैं आप इससे आपको सिखा देता कि R का S हो जाता है और S का R हो जाता है, और वो भी जरूरी नहीं है हर एक केस में, वो डिपेंड करता है कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो कैसा है, ठीक है। तो 100% इन्वर्जन होता है किसमें? SN2, ठीक है। और इसे हम वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। वॉल्डेन इन्वर्जन। क्यों वॉल्डेन इन्वर्जन? इसे सबसे पहले वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। किसने? वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने आयोडीन का आइसोटोप को एज अ न्यूक्लियोफाइल लेके एक रिएक्शन कराया था, और जिससे उन्हें पता चला था रेसिमाइजेशन के बारे में, ठीक है। जी हाँ, तो ये किसने यूज किया था? वॉल्डन। सर इसमें रेसिमाइजेशन कहाँ पे? वो वॉल्डन ने एक्सपेरिमेंट किया था, आप उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इसमें 100% इन्वर्जन होता है, और उसे क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है। अम्ब्रेला इन्वर्जन मतलब ऐसा, जैसे छतरी होती है ना, हवा चलती है तो ऐसे उल्टी हो जाती है, पहले ऐसा था अब उल्टा हो गया, तो इन्वर्ट हो गया, इसीलिए इन्वर्जन। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। और एक पार्ट जो बचा वो एंड वाला ये है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें CBr का बॉन्ड टूटा और CO का बॉन्ड बना, मतलब एक वीक बॉन्ड टूटा और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। सर आपको कैसे पता चला एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना? तो देखो यहाँ पे कार्बन है और ये Br है, तो ये 2p और ये 4p का ओवरलैप है, और ये 2p 2p का ओवरलैप है। सर ये 2p 4p ओवरलैप नहीं समझा। ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p ऑर्बिटल में होता है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में होता है। ये बॉन्ड छोटा होता है, ये बॉन्ड बड़ा होता है। स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। माफी चाहूंगा। तो ऐसे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना और वीक बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगी, और जब बॉन्ड बना तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। तो ओवरऑल क्या हुआ? हीट एनर्जी रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एक्सोथर्मिक। इसीलिए ली चेटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराया जाता है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, ठीक है। सर ली चेटलियर प्रिंसिपल मतलब सिंपल वही, अगर आप खेल के आते हो, आपकी बॉडी गर्म है, तो आप कौन से रूम में जाओगे? जो एसी वाला रूम है या नॉर्मल जो गर्म है उसमें? जो ऑब्वियसली एसी वाले रूम में जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी गर्म है और आप नॉर्मलाइज होना चाहते हो, तो आप हीट रिलीज करोगे। ठीक उसी तरह से ये रिएक्शन क्या करता है? हीट रिलीज करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम कर देंगे, ओके, और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। इसमें आपने क्या देखा कि हम लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट नहीं पाता, तो नो डाउट न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच से ही कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, या फिर सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटता है। दूसरी चीज, ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होके जाती है, और ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजिनरी स्टेट है जो कि एग्जिस्ट होती नहीं है, और वो पेंटावैलेंट होती है, और उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। फिर उसके बाद हमने देखा रेट, तो रेट से हमें पता चला कि इसका रेट सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो SN2 की रिएक्शन है वो ज्यादा करके डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गिव्स राइट आंसर, और स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से SN2 की रेट क्या हो जाती है? स्लो। और फिर हमने उसकी पढ़ ली स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसमें SN2 में 100% इन्वर्जन होता है, और लास्ट में देखा कि SN2 की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उसमें से हीट रिलीज होती है, तो उसे हम लो टेम्परेचर पे करवाते हैं ताकि वो फेवर कर जाए। तो ये था सब कुछ SN2 के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप यू विल कीप ऑन स्टडिंग एंड यू विल डू समथिंग बेस्ट फॉर योर फैमिली, योर सोसाइटी, एज वेल एज द कंट्री। See you next time. Bye bye.